तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का 29th लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉलिजन थ्योरी एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। अभी से पहले हम लोगों ने पूरा केमिकल काइनेटिक्स के जर्नी को कंप्लीट किया और आज हम लोग इस केमिकल काइनेटिक्स के जर्नी को एंड करने वाले हैं। आज के लेक्चर के बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करेंगे, कुछ क्विजेस करेंगे एंड बहुत सारे टेस्ट होंगे इस चैप्टर पे। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को क्लोज करेंगे एंड एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम कॉलिजन थ्योरी एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो अपना है यहाँ पे सबसे पहला इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। व्हाट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ ए? किसी को पता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ए का मतलब? बताओ रे, किसी को पता है इंटरप्रिटेशन का मतलब? इंटरप्रिटेशन कहने का मतलब व्याख्या, विस्तार। माइक ऑन कर लीजिए एंड आंसर देना चालू करिए। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब हो गया? व्याख्या। एक स्टैंडर्ड वर्ड है इंटरप्रिटेशन। किसका? हाँ बिल्कुल, ए। ये कौन सा वाला ए है? ये कौन सा वाला ए है? ये वही ए है जो हम लोग ऑर्हेनियस इक्वेशन में लाए थे। ओके, तो ऑर्हेनियस इक्वेशन क्या था अपना? ऑर्हेनियस इक्वेशन था के इज इक्वल्स टू ए इंटू में ई का पावर माइनस ई ए अपॉन में क्या था रे आशु? ई ए अपॉन में क्या था? पी टी की के टी आर टी था। पी टी नहीं के टी, आर टी था। बिल्कुल आर टी था। ये अपना था कौन सा? आर्हेनियस बाबा का दिया हुआ इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम लोग क्या, इस इक्वेशन के माध्यम से क्या निकाल सकते थे हम लोग? इस इक्वेशन के माध्यम से रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में जो भी रिलेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग एग्जैक्ट रिलेशन निकाल सकते थे। रेट ऑफ रिएक्शन और किसके? रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब रेट कांस्टेंट का निकाल लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन का ही निकाल लिए, इसका ये मतलब हुआ। तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का हम लोग डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर निकाल सकते थे, एकदम जो संबंध है एग्जैक्ट संबंध निकाल सकते थे। तो ये था अपने पास एक तरीका। यहाँ से हम लोग कुछ फार्मूलाज का डेरिवेशन भी किए थे, उसे बोले थे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं वो कि जो कि आपके नेक्स्ट क्विज में आने वाला है। और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, इसी में जो ए था, ये ए हम बोले थे आगे चल के देखेंगे इस ए के बारे में, उस ए के बारे में हम लोग आज देखेंगे। एंड हम लोग का आधा क्लास सिर्फ ए पे जाने वाला है। ये ए क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। और देखो तो टॉपिक का ही नाम रख दिया हम लोगों ने, ए का व्याख्या। तो आज ए का व्याख्या देखते हैं। इसमें क्या है, ये जो है ना, ए इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सबसे पहले इसको कहे क्या? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। कहने का मतलब ए से पहले वाला फैक्टर, मतलब एक्सपोनेंशियल से पहले वाला फैक्टर। ये एक्सपोनेंशियल का है, इससे पहले वाला फैक्टर ए है। इस एक्सपोनेंशियल टर्म से जस्ट पहले ए है, इसीलिए इसको क्या कह दिए हम लोग? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये याद करने के चलते हम बता दिए, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दिए। और इसको एक और नाम कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और इसको कहते हैं ऑर्हेनियस कांस्टेंट। ये तो सबको पता होगा इसको ऑर्हेनियस कांस्टेंट क्यों कहते हैं, काहे कि इस ऑर्हेनियस इक्वेशन में से ए आया है। ऑर्हेनियस इक्वेशन में एक नया कांस्टेंट था, वो जो कि सिर्फ ए था, तो इसको ही हम कहते हैं ऑर्हेनियस कांस्टेंट। ओके, एंड उसके बाद जस्ट नीचे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। उस पॉइंट में क्या लिखा हुआ? उस पॉइंट में लिखा हुआ इट इज डिफाइंड एज द, किसके बारे में बात कर रहा है? गौर से बताओ किसके बारे में, मतलब गौर से देखो और बताओ किसके बारे में बात कर रहा है। इट इज़ किसके बारे में बोला? इट इज़ बोला ए के बारे में। ये जो ए है इसके बारे में बोला। क्या बोला? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉल्यूजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट लीटर। कहने का मतलब जो भी अपना सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है, अगर उसके प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में, प्रत्येक सेकंड में, यूनिट पर यूनिट टाइम कहने का मतलब पर सेकंड में, पर लीटर सॉल्यूशन में पर सेकंड में कितना इफेक्टिव कॉल्यूजन हो रहा है, वो होता है अपना क्या? ए होता है। वो होता है अपना फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब कि अपना रिएक्शन जो हो रहा है ना, उसमें जो कॉलिजन्स जो हो रहे हैं, कॉलिजन रिएक्शन कॉलिजन से हो रहे हैं, रिएक्शन कॉलिजन की वजह से अपना प्रोडक्ट बन रहा है। दो रिएक्टेंट जो होता है अपना, कोई एक रिएक्टेंट ए हो गया, कोई दूसरा रिएक्टेंट बी हो गया, जुड़ करके जो सी बना रहा है, वो क्यों हो रहा है? ये दोनों का मतलब, इसको दोनों का जो मॉलिक्यूल होगा, छोटा 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 मॉलिक्यूल होगा, इसको जो छोटा 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 मॉलिक्यूल होगा, इस दोनों के कॉलिजन की वजह से, और इफेक्टिव कॉलिजन कहेगा, ये दोनों जब इफेक्टिव कॉलिजन बनेगा करेगा तब ये प्रोडक्ट बनेगा। बिना इफेक्टिव कॉलिजन के प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। जो कि आपको बोला है कि आज हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक चीज़ों को सोचेंगे, साइंटिस्ट के तरह सोचेंगे, साइंटिस्ट बन के सोचेंगे। बन के सोचो जरा,
साइंटिस्ट बनो और सोचो जैसे कि आप रिएक्शन करवा रहे हो एंड एकदम से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप गहन अध्ययन कर रहे हो, तो क्या देखोगे, ए के मॉलिक्यूल्स जो ए के मॉलिक्यूल्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, बी के मॉलिक्यूल्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, जब दोनों टकराएंगे मतलब इफेक्टिव कॉलिजन करेंगे, तब वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन ये तो टकराए तो उसको तो कॉलिजन बोले, लेकिन इसमें इफेक्टिव क्यों जुड़ा हुआ? व्हाट इज इफेक्टिव कॉलिजन? अरे कॉलिजन तो हम समझ गए, टकराया उसको बोल दिए कॉलिजन, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव भी जुड़ा हुआ है। देन यू व्हाट इज इफेक्टिव कॉलिजन? तो सबसे पहले अभी हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज इफेक्टिव कॉलिजन। क्या है ये इफेक्टिव कॉलिजन जिसका हम बात कर रहे हैं? ये जो इफेक्टिव कॉलिजन है ना बच्चा, वो है ओनली दोज कॉलिजन, केवल वही टकरावट, मतलब वही जब वही जो टकराना है ना, सिर्फ उसी टकराना को हम इफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे। वैसे ही कॉलिजन को हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे जो क्या होगा, मतलब वैसे ही कॉलिजन को हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे विच गेट इनटू प्रोडक्ट, मतलब वैसा कॉलिजन जिस कॉलिजन की वजह से प्रोडक्ट बन जा रहा हो। कहने का मतलब कुछ ऐसे भी कॉलिजन होंगे जिस कॉलिजन के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं बन रहा हो, तब ना बोला सिर्फ वैसे ही कॉलिजन को हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे जो क्या हो रहा हो, प्रोडक्ट बना दे रहा हो। अब हम चलो इस जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल है, इसको बड़े लेवल पे देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम नहीं बहुत बड़ा जूम करते हैं। तो जूम करेंगे तो चलो मान लेते हैं ये पार्टिकल होंगे और ये पार्टिकल होंगे, ओके। ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे। ये पर लीटर पर सेकेंड का बात कर रहा, पर लीटर पर सेकेंड में जितना इफेक्टिव कॉलिजन होगा उसको हम लोग ए बोलेंगे, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलेंगे, उसको हम लोग आर्हेनियस कांस्टेंट बोलेंगे, उसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलेंगे। इसका 3 नाम है, सब लोग याद कर लोगे 3 नाम। कौन कौन सा नाम? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जो इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है उसका। इफेक्टिव कॉलिजन समझने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव कॉलिजन के बारे में बोले हैं, सिर्फ वैसा ही कॉलिजन, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इस दोनों पार्टिकल के बीच का सिर्फ वैसा कॉलिजन जिस कॉलिजन के वजह से दोनों जुड़ करके एक पार्टिकल बना ले। सी का पार्टिकल, ए का और बी का पार्टिकल दोनों है, और सिर्फ वैसा पार्टिकल ए और बी का जो कॉलिजन, सिर्फ वैसा कॉलिजन कर रहा हो जिस कॉलिजन के वजह से सी बन जा रहा हो, तो वैसे कॉलिजन को हम लोग बोलेंगे क्या, इफेक्टिव कॉलिजन। तो बताओ वैसा कोई कॉलिजन होता भी है जिसकी वजह से टकराने के बाद प्रोडक्ट नहीं बन रहा हो? हाँ जी बिल्कुल होता है। अब बताओ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर से एक मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इधर से दूसरे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, जो तो आपस में साथ में तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सटते सटते चला जाएगा। यहाँ पे ये वाला पार्टिकल जो है सिर्फ यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे डम्मी दिखा रहे हैं, और ये यहाँ पे आया, सिर्फ टकराया, सिर्फ थोड़ा सा टकराया। अब बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं, मतलब इधर से पार्टिकल जा रहा था, इधर से पार्टिकल आ रहा था, बस थोड़ा सा छटा के चला गया, तो ये पार्टिकल क्या बनाएगा, प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो इफेक्टिव कॉलिजन ये नहीं हुआ। ऐसे कॉलिजन को हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन नहीं बोले, समझे? जैसे कि क्या, जैसे कि यहाँ पे देखो ये विकास है, ठीक है, और इधर से आ रही है पारो, ठीक है, इधर से विकास है, इधर से आ रही है पारो, ठीक है। अब देखो जो विकास मतलब आ रहा है, यहाँ पारो आ रही है, विकास आ रहा है, पारो आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे जब आ रहा होता है तो बताओ कि यहाँ पे जब थोड़ा सा जो सट के चला जाता है, थोड़ा सा सट के चला जाता है, कहने का मतलब कंधे से कंधे सट के चला जाता है, ठीक है। विकास अब पता नहीं क्या कैसा खुशी, लेकिन मतलब थोड़ा सा तो खुशी हुआ। तो जब ये चला गया इधर से, ठीक है, जब इधर से चला गया थोड़ा सा टकराया, देन ये जो कॉलिजन हुआ ये इफेक्टिव कॉलिजन नहीं हुआ। लेकिन यहीं पे इफेक्टिव कॉलिजन कौन सा होता है, ये सामने से आया और इसके मुंडी से इसका मुंडी टकराया, इस टाइप का कुछ कॉलिजन होता है, एकदम सामने सामने का कॉलिजन होता है, ठीक है, सामने सामने के कॉलिजन होता है। मतलब सोचो जरा, जस्ट थिंक, दोनों सामने सामने से कॉलिजन हो रहा है, उसका चप्पल निकल रहा है, इसके गाल पे पड़ रहा है, लगातार लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार पड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इफेक्टिव कॉलिजन। अब बताओ इफेक्टिव कॉलिजन समझने में किसी को तकलीफ हुआ क्या? किसी को इफेक्टिव कॉलिजन समझने में तकलीफ है अब भी? अगर अब भी कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन समझने में तकलीफ है, देन एक चुल्लू पानी लो और उसके बाद उसमें जो करना है करो, ठीक है। बताओ इफेक्टिव कॉलिजन समझने में किसी को कोई तकलीफ? बताओ बताओ बताओ। आई थिंक नहीं है तकलीफ। आंसू क्लियर है इफेक्टिव कॉलिजन, नीरज क्लियर है, प्रिंस क्लियर है इफेक्टिव कॉलिजन? बिल्कुल इफेक्टिव कॉलिजन सबको क्लियर है। उसके बाद देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट कुछ कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट से पहले उससे ऊपर वाला पॉइंट देखते हैं जिसको हम लोग समझ रहे थे, जिसमें इफेक्टिव कॉलिजन का चर्चा आया था। तो बोले हम लोग
1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में 1 सेकंड में कितना इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है। आपको जहां पे भी हम बोलेंगे कि आप बताओ कि ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है और हेनियस कांस्टेंट क्या है, तब क्या बताओगे? आप बताओगे प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में प्रत्येक सेकंड में कितना इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है। जितना इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है उसी इफेक्टिव कॉलिजन के संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल देंगे। जरा रिपीट करो, किसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर? प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में प्रत्येक सेकंड में कितना इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है, उसी को बोलेंगे क्या हम लोग? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। रिपीट करो तो, रिपीट करो तो, प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में प्रत्येक सेकंड में कितना इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है। रिपीट करो, रिपीट रिपीट रिपीट। कितना इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है, क्या इसको नहीं बोलना है, कितना इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे रे? इसी को हम लोग बोल देंगे, इसी को बोल देंगे हम लोग ए, यानी कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या ऑर्हेनियस कांस्टेंट। ओके, अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गौर करो नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट कुछ कह रहा है, गौर से देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कौन सा यूज़ करें हम। तो चलो हम लोग इस पेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या कह रहा है यहाँ? कह रहा है द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडेंट अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। ओरिएंटेशन कहने का मतलब कौन से, ओरिएंटेशन कहने का क्या मतलब हुआ, जरा बताओ। ओरिएंटेशन कहने का क्या मतलब होता है रे बच्चा? ओरिएंटेशन कहने का मतलब किस तरह से विकास घुमा हुआ है थप्पड़ खाने के लिए, ठीक है। मतलब ओरिएंटेशन कहने का मतलब कोलाइड होने के लिए जो अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है किस तरह से हैं वहाँ रुके हुए, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिएंटेशन बोलेंगे उस मॉलिक्यूल का, ठीक है। जैसे मान लो इधर से विकास जा रहा है, पारो आ रही है, लेकिन किधर देखते हुए जा रहा है विकास, किधर देखते हुए पारो आ रही है, समझे? तो उसको ओरिएंटेशन बोल रहे हैं उसका, ठीक है। हाँ बोलिए, विकास कुछ बोल रहे हैं। अरे चप्पल मारेगी चप्पल, समझे? चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले इसको उस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। ओरिएंटेशन कहने का मतलब ये जो कोलाइड कर रहा है विकास और पारो, इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। अब कैसा ओरिएंटेशन होगा तो हम उसको बोलेंगे इफेक्टिव कॉलिडेंट। कैसा ओरिएंटेशन होगा तो थप्पड़ खाएगा, कैसा ओरिएंटेशन होगा थप्पड़ नहीं खाएगा। यहाँ पे थप्पड़ खाने का मतलब हो गया रिएक्शन हो जाना, ठीक है। यहाँ पे थप्पड़ खाने का मतलब हो गया रिएक्शन हो जाना। अब बताओ कब थप्पड़ लगेगा? जब जानबूझकर विकास करेगा ऐसा कांड, जब पता, हाँ जब पता चलेगा बदतमीजी टाइप का है तब थप्पड़ खा जाएगा। तो वही डिफाइड करेगा क्या चीज़ को? ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल को, मतलब किधर से घूम के जा रहा है। अब मान लो विकास जो है सो इधर पीछे घुमा हुआ है, पारो इधर से आ रही है नीचे देखते हुए, नीचे देखते हुए। तो ना ही इसका गलती है ना ही उसका गलती है। विकास इधर देखते हुए अपना मतलब थोड़ा सा पीछे खिसक रहा था बच्चा बेचारा सा, लेकिन इधर से आया, इसके मतलब ये अपना टकरा गई, तो यहाँ पे मतलब कौन सा थप्पड़ पर वाला बात होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब ये ओरिएंटेशन अलग ही टाइप का ओरिएंटेशन था, जहाँ पे क्या हुआ, थप्पड़ नहीं पड़ा, ना ही चप्पल ना ही जूता। वहीं पे अगर इफेक्टिव कॉलिजन हो जाता, सामने सामने से इफेक्टिव कॉलिजन होता, पड़ता एकदम गरम गरम जो भी है। अब ठीक है, उसको हम ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल आई थिंक सबको समझ में आया। उसके बाद बात आता है किसका रे? उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर का। प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहने का मतलब कितना प्रोबेबिलिटी, कितना प्रोबेबल है जो वो दोनों सामने सामने से टकराएगा और थप्पड़ खाएगा, ठीक है। तो वो होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या चीज़ समझे? अभी हम लोग समझ रहे थे कि साइंटिफिक चीज़ों को समझ रहे थे एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, कि जो अपना दो दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, दोनों जो इफेक्टिव कॉलिजन करेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से तो ये समझ में आया, जो इफेक्टिव कॉलिजन करेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। वहीं पे जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन का बात कर रहे हैं, वही अगर 1 लीटर में 1 सेकंड में हम लोग काउंट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन होता है, तो उसको कह देते हैं हम लोग क्या? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर क्या बोलते हैं रे? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर ऑर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं। जितना बार हम बोलते हैं उतना ही बार आप लोग वहाँ पे कम से कम बोलो, ठीक है। वहीं पे बोलो, म्यूट में ही बोलो लेकिन बोलो। क्या बोलते हैं उसको रे? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर ऑर्हेनियस कांस्टेंट। ओके बिल्कुल, ऑर्हेनियस कांस्टेंट, बिल्कुल।
तो अभी हम लोग ये सारा कुछ देखें। अब हम हाँ जब भी हाँ लेकिन एक चीज़ देखो, हम पूछेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन उस टेस्ट वेस्ट में पूछ सकते हैं, बताओ फ्रीक्वेंसी फैक्टर किसको कहते हैं। तो तुम बोलोगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो होता है ना, प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में प्रत्येक सेकंड में कितना इफेक्टिव कॉलिजन होता है। कहने का मतलब प्रत्येक शहर में प्रत्येक शहर के प्रत्येक स्कूल में कितने विकास पारों से इफेक्टिव कॉलिजन कर रहे हैं, ठीक है, कितने विकास पारों से के साथ इफेक्टिव कॉलिजन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पे थप्पड़ खाने का क्षमता जो भी है वो कह देते हैं। चलो ठीक है, वो सारा कुछ बकवासी बंद करो एंड हम लोग लिखते हैं इस चीज़ को। जरा सा लिखना चालू करो, कॉपी निकाल करके एंड उसमें लिखो। तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ ए, मतलब क्या चीज़, हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और ऑरेनियस कांस्टेंट के बारे में विस्तार से जान रहे थे, जो कि हम जाने और भी जानेंगे, अभी तो जानना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे 3 नया चीज़ आया जिसके बारे में तो हम लोग थोड़ा थोड़ा समझे हैं, थोड़ा थोड़ा में मीन्स समझे हैं, लेकिन और समझने का मन कर रहा है। किसके बारे में? ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में और प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किसके बारे में? ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, मतलब कि कैसे कैसे टकरा रहा है, ऐसे ऐसे टकरा कुनमा कुनमी टकरा रहा है, या फिर ये ऐसे आ रहा है इसको और यहाँ पर से मतलब इधर से जा रहा है, यहाँ से सीधे यहाँ पर टकरा करके चला जाएगा, ठीक है, या फिर मतलब कैसे भी वो ओरिएंटेशन का बात कर रहे हैं, तो तुम समझ ही पा रहे होगे। तो इफेक्टिव कॉलिजन किसको कहेंगे? इफेक्टिव कॉलिजन कहेंगे इधर से एक मॉलिक्यूल जा रहा है इधर और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल सामने से आ रहा है, फेस टू फेस टकराया, इसको कहेंगे हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन। और ये जो कॉलिजन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, इसके बाद ही प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कॉलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, वो कहने का मतलब है, ठीक है। तो अपना देखो पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा दिस इम्प्लाइज दैट, कौन सा इम्प्लाइज दैट, मतलब इफेक्ट, ये जो ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वो इम्प्लाइज दैट मतलब वो जो किधर की तरफ रेफर होता है, दिस इम्प्लाइज दैट नो रैंडम कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट, कहने का मतलब नो रैंडम मतलब कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब वो मतलब तुम ये नहीं कह सकते हो सारे के सारे रैंडम कॉलिजन जो होंगे, सारे के सारे रैंडम कॉलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब तुम ये नहीं कह सकते हो। कहने का मतलब ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मतलब ओरिएंटेशन कैसा भी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो विकास थप्पड़ खाएगा ही। कहने का मतलब ओरिएंटेशन कैसा भी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट बनेगा ही। वैसे के लिए ओरिएंटेशन एक सही ओरिएंटेशन होना चाहिए। सही ओरिएंटेशन कहने का मतलब वो सही से ओवरलैप करने वाला ओरिएंटेशन होना चाहिए। ऐसा मतलब ओरिएंटेशन जिसमें उसका मतलब आए सामने सामने टकराए और थप्पड़ खाए। कहने का मतलब जो क्या बोले विकास, हाँ कहने का मतलब हाँ हाँ बिल्कुल वो लात खाने वाला, मतलब वैसा ओरिएंटेशन जिस ओरिएंटेशन में सामने सामने से टकराए और थप्पड़ खाए। कहने का मतलब वैसा देख रहे यहाँ पे ओरिएंटेशन वैसा ही दिख रहा होगा आपको, इस दोनों का ओरिएंटेशन, इस दोनों का ओरिएंटेशन वैसा ही दिख रहा होगा, सामने से आया टकराया एंड प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो वैसे ओरिएंटेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, मतलब ऐसा ओरिएंटेशन अपना जो होगा ये अपना एक इफेक्टिव ओरिएंटेशन होगा जो कि इफेक्टिव कॉलिजन शो करेगा, इफेक्टिव कॉलिजन शो करेगा। ऐसे ओरिएंटेशन के बाद ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो वही कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द कॉलिजन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिंपली बाउंस अवे अनचेंज। कहने का मतलब सिंपली बाउंस अवे कहने इधर से आया, इसमें टकराया एंड इधर निकल लिया पतली गली से। कहने का मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मोस्ट ऑफ द टकराहट जो होगा विकास का और पारो का, मोस्ट ऑफ द टकराहट जो विकास और पारो का होगा वो साइड से टकरा के निकल लिया, तो बेचारा थप्पड़ ऊपर खाने से बच गया। लेकिन कुछ एक होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे कॉलिजन होते हैं जिसमें थप्पड़ खाने पड़ जाते हैं, वैसा सिचुएशन बन जाता है जिसमें थप्पड़ खाना पड़ जाता है, समझे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा नेक्स्ट में। देखो नेक्स्ट में क्या लिखा होगा, फॉर द कॉलिजन टू बी इफेक्टिव कॉलिजन। कहने का मतलब वैसा टकराहट जिसमें थप्पड़ खाने वाला हो उसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब वैसा कॉलिजन जिससे प्रोडक्ट बन जा रहा हो, वैसे कॉलिजन के लिए क्या होना चाहिए, द कोलाइडिंग स्पेसीज मस्ट बी ओरिएंटेड इन सच अ वे। मतलब जो कोलाइडिंग स्पेसीज है जैसे कि विकास और पारो, जैसे कि रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट ए और बी, वैसे मतलब ओरिएंटेशन दोनों का होना चाहिए, मतलब वैसा पोजीशन में होना चाहिए जिस पोजीशन में बाउंडेड टुगेदर इन प्रोडक्ट
कम्स इनटू कंटेक्ट ड्यूरिंग द कॉलिजन, कहने का मतलब वो सामने सामने से कॉलिजन में आ जाए, कब, जब वो दोनों कॉलिजन में हो, ठीक है, जब कॉलिजन कर रहे हो, लाइक यहाँ पे जो है, लाइक यहाँ पे ए और बी जो आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, ए और बी जो कॉलिजन करके यहाँ सी बना रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, ए और बी एकदम सामने से आकर के कॉलिजन करेगा, सामने से कांटेक्ट में आएगा, तो ऐसे कॉलिजन को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे ओरिएंटेशन को हम लोग कह रहे हैं इफेक्टिव ओरिएंटेशन है, जिस ओरिएंटेशन के वजह से क्या होगा, इफेक्टिव कॉलिजन होगा, और इफेक्टिव कॉलिजन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। अगर ऐसा ओरिएंटेशन होगा सामने सामने से मार खाने मतलब टकराने वाला, तो क्या होगा, अच्छा इफेक्टिव वाला कॉलिजन होगा, और इफेक्टिव वाला कॉलिजन होगा तो यहाँ पैर से चप्पल खुलेगा और पड़ेगा गाल पे, तो सुनहरा सुनहरा गाल पे, ठीक है। तो वही चीज़ बात कर रहे थे हम लोग। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब डेट इज द ओरिएंटेशन टेक्स प्लेस इन विच मैक्सिमम ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। वही बात कहा जो आपको हम थोड़ी देर पहले बताए, मतलब वैसा ओरिएंटेशन में होना चाहिए, जैसे देखो वैसा ओरिएंटेशन होना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैप करे, तो सामने सामने से टकराए, एकदम ओवरलैप मस्त, मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ओवरलैप करे, ठीक है, तो अब अपना प्रोडक्ट बनाएगा। इस वैसे ओरिएंटेशन होने चाहिए तब आपका प्रोडक्ट बनाएगा, तब वैसे कॉलिजन को इफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे। आपको ये चीज़ समझ में आया सबको, ये ओरिएंटेशन वाली बातें सबको समझ में आई। सोनू क्लियर है, आशु, सोनू, नीरज, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सोनू नहीं बोला, क्या सोनू को क्लियर नहीं है? क्या सोनू को यहाँ थप्पड़ खाना चाहिए था? हेलो सोनू, क्या सोनू सुन पा रहे हैं? तो चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या बोले विकास? विकास, हाँ कुछ और नाम रखना चाहिए था, इसलिए गंदा नाम रखे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। चलो ठीक है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं हम लोग, अगले बार से अच्छा नाम रखेंगे, चूज करके रखेंगे, क्या ये दिक्कत है यार, रैंडम आया दिमाग में, ऐसा कुछ था नहीं, तुम लोग की स्टोरी भी सुनाना है। अभी तो आजकल ऐसा होता है कि टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते स्टोरी आता है। तुम्हारे मैट्रिक्स में जो पढ़ा रहे थे, मैट्रिक्स में भी ऐसा कुछ थोड़े था कि पहले से सोचा हुआ था, कहाँ वहाँ मैट्रिक्स में, मैथमेटिक्स में कौन कहाँ से स्टोरी लाता है, उसमें भी ऐसा ऐसा स्टोरी ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, ये शैतानी दिमाग है, ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया तुरंत में। जैसे अभी तो थियोरेटिकल टॉपिक था, हम ये सोच रहे थे तुमको कैसे समझाएं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें भी तो सिर्फ टॉपिक से समझाते तब तो तुम थोड़ा सा मतलब थियोरेटिकल है ना तो बोर हो जाते, जब तो अपने आप आ गया दिमाग में जो आना था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोले, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में देखो क्या चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ बच्चा, इट इज़ द नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, पर नंबर ऑफ कॉलिजन पर लीटर पर यूनिट टाइम। क्या लिख दिया, किसी को समझ में आया? किसी को समझ में आया रे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी? हमको नहीं आया, किसी को आया? बच्चा सही से पढ़ोगे तब ना आएगा। देखो क्या कह रहा है, क्या कहा, इट इज़ द नंबर ऑफ कॉलिजन, मतलब ये वैसा उतना नंबर ऑफ कॉलिजन है पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ कॉलिजन हो रहा है एक यूनिट टाइम में, एक इकाई समय में, जो बोल रहा है बच्चा। हाँ हाँ बिल्कुल, एक इकाई समय में कुल कितने कॉलिजन होंगे, कुल नंबर ऑफ कॉलिजन इन 1 सेकेंड, उसको क्या कह देते हैं हम लोग, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम लोग अगर बात कर रहे थे, याद करिए इसका, क्या चीज़ का, जब हम लोग बात कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे, कहीं पे हम पढ़ रहे थे किसी चीज़ के बारे में, आई थिंक वेव के बारे में पढ़ रहे थे, वेव फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे कहीं पर में, तो उसमें देखे थे कि जो 1 सेकेंड में कितना सा पास हो रहा है, वेब में ही पढ़ रहे थे ना, याद है क्या? वेब किसी को पढ़ाए थे रे, तुम ही लोग में से किसी को वेब पढ़ाए थे। हाँ, उसे हम बताए थे कि इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितना बार ऊपर नीचे हो जा रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे। वैसा ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है कि 1 सेकेंड में कितना बार टकरा जा रहा है, कितना मॉलिक्यूल में टकराहट हो रहा है। अब इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कैसा टकरा रहा है, उसमें कैसा भी टकरा सकता है, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मतलब 1 सेकेंड में कैसे भी करके अगर कितना बार टकरा रहा है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि विकास पारो सामने सामने से टकराए, थप्पड़ खाने वाला टकराहट, थप्पड़ खाने वाला जो टकराहट होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 सेकेंड में 1 लीटर में जो थप्पड़ खाने वाला टकराहट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। याद करिए, इससे पहले पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इसमें कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में सीधे बात करेंगे कॉलिजन के बारे में, मतलब कितना कॉलिजन हो रहा है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना कॉलिजन हो रहा है उसको बोल देंगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। या फिर 1 सेकेंड में 1 लीटर में कितना कॉलिजन हो रहा है,
1 सेकंड में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना कॉलिजन हो रहा है उसको बोल देंगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इसमें तुम 1 लीटर वाला कंसेप्ट लगा भी सकते हो और 1 लीटर वाला कंसेप्ट नहीं भी लगा सकते हो, पूरे कंटेनर का बात कर सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन 1 लीटर वाला कंसेप्ट लगाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, काहे कि 1 लीटर वाला कंसेप्ट सही हम लोग को किसको समझे हैं, ए को समझे हैं। 1 लीटर वाला कंसेप्ट सही ए को समझे, मतलब फ्रीक्वेंसी फैक्टर को समझे हैं, ठीक है। अब विकास के लिए दिव्या को, विकास के लिए किसको आना पड़ेगा रे, दिव्या को। ये सूट किसको रे तो, अरे वाह 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 वाह, पायल। विकास के लिए पायल, विकास के लिए पायल, चल ठीक है पायल। अब चल देखा आगे बढ़, यहाँ बात करें नोट का, ठीक है। और नोटिंग पॉइंट में देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। इस पॉइंट्स को देखो तो क्या लिखा है, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एज वेल एज कैटालिटिक कंडीशन। कहने का मतलब हम लोग ए के बारे में बात कर रहे हैं, ए किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है। मतलब ए जो है ना, नॉट डिपेंडेंट कहने का मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है। ए जो होता है ना, इट इंडिपेंडेंट है किससे, टेम्परेचर से। ये आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर भारत वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहा है। आत्मनिर्भर है किसके लिए, टेम्परेचर के केस में। टेम्परेचर पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, आत्मनिर्भर है उसके केस में। लेकिन हाँ, कैटालिटिक कंडीशन के केस में भी वो क्या है, आत्मनिर्भर है। वही लिखा हुआ है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है ना, डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे और ना ही कैटालिटिक कंडीशन पे, ठीक है। लेकिन उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो गौर से। उसके जस्ट नीचे लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन कैटालिटिक कंडीशन। लेकिन अपना जो एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ रहे थे वो डिपेंडेंट है किस पे, कैटालिटिक कंडीशन पे। ये जो पढ़ रहे थे वो क्या है, डिपेंडेंट है कैटालिटिक कंडीशन पे बट इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। लेकिन ये भी टेम्परेचर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई लेना देना नहीं टेम्परेचर से, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, द रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एज वेल एज कैटालिटिक कंडीशन। ऊपर से नीचे आ रहा है तो देखो डिपेंडेंसी बढ़ रहा है। पहला बात की हम लोग ए के बारे में, जो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ये आत्मनिर्भर है। उसके जस्ट नीचे आए तो हम लोग बात की एक्टिवेशन एनर्जी का, तो वो एक चीज़ पे निर्भर करता है, किस पे, ये एक चीज़ पे निर्भर करता है, एक चीज़ पे डिपेंडेंट है, किस पे रे बताओ रे, किस पे डिपेंडेंट है, कैटालिटिक कंडीशन पे डिपेंड है। ये कैटालिटिक कंडीशन पे डिपेंडेंट है, सीसी पे डिपेंडेंट है, दूसरा पेन यूज़ करने दो। ये सीसी पे डिपेंडेंट है और ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। और उसके जस्ट नीचे आया रेट कांस्टेंट का बात किए तो ये सीसी पे भी डिपेंडेंट है और बोतल पे भी डिपेंडेंट है, सीसी पे भी और टेम्परेचर पे भी, ठीक है। ये दोनों चीज़ पे डिपेंडेंट है। ऊपर में ये आत्मनिर्भर है बच्चा, कौन आत्मनिर्भर है रे, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आत्मनिर्भर है, किसी पे निर्भर नहीं करता है, जाओ जिसको जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक्टिवेशन एनर्जी का बात करते हैं तो इसको एक से फर्क पड़ता है, सीसी बोतल से। एक्टिवेशन एनर्जी को फर्क पड़ता है सीसी बोतल से। कहने का मतलब किससे फर्क पड़ता है, कैटालिटिक कंडीशन से, कैटालिस्ट के कंडीशन पे से इसको फर्क पड़ता है, ठीक है। मतलब इसके जो एक्स है वो वाली, वो पायल वाली, उसको अगर कुछ तकलीफ होता है तो इसको फर्क पड़ता है। लेकिन इसकी जो पुरानी वाली एक्स जो पारो है उसको कुछ भी होता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे के रेट कांस्टेंट के बारे में। द रेट कांस्टेंट किस चीज़ पे निर्भर करता है, इस सीसी बोतल दोनों पे निर्भर करता है। ये मतलब निर्भर कर रहा है, ये मतलब इसका कुछ भी खुद का स्वाभिमान नहीं है, इसका खुद का कोई स्वाभिमान नहीं है। ये निर्भर करेगा सीसी पे भी, बोतल पे भी, कैटालिटिक कंडीशन पे भी और टेम्परेचर पे भी। ये क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। आगे कंटिन्यू करें, ये सारा का सारा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्लियर। अब चलो सीसी बोतल हो गया बहुत। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये अब मेन चीज़ आया, मेन चीज़ नहीं, अभी तक तो अपना एक टॉपिक क्लियर किए कॉलिजन वाला चीज़। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, अब हम लोग बात कर रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है कैटलिस्ट का, उसके बारे में देखेंगे। तो कैटलिस्ट के बारे में क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट पढ़े तो लिखता है कैटलिस्ट इफ़, मतलब यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पे छूटा हुआ इट इज़ लिखने वाला था, इफ़ इज़ लिखा गया, ये इट इज़ होगा, ठीक है। इसको हमको चेंज करने दो 1 मिनट। ये हुआ सबका सब फास्ट टाइपिंग की वजह से, स्पीड में टाइपिंग कर रहे थे, अभी जस्ट टाइपिंग कर रहे थे कैटालिटिक कंडीशन का, इसमें हम लिख ही नहीं पाए हैं। इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाई चेंजिंग द पाथ ऑफ रिएक्शन। कहने का क्या मतलब हुआ, ये आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में क्या लिखता है, इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि चेंज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। मतलब देख रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है क्या चीज़, कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। कैसे? बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ रिएक्शन। क्या क्या क्या, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, वही चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन को क्यों चेंज कर देता है? क्या है कि उसके पाथ को ही चेंज कर देता है। पाथ को चेंज कर देने का क्या कहने का मतलब? पाथ को चेंज करके या तो उसका स्पीड बढ़ा देता है या तो उसके स्पीड को घटा देता है। कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। ये समझ में आया क्या? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? सबको समझ में आया? बिल्कुल एक्सलेटर का काम कर रहा है। एक्सलेटर का काम, कभी एक्सलेटर बढ़ा दिया कभी एक्सलेटर घटा दिया। देखो तो सब लोग खुद से भी सोच पा रहे हो। वेरी गुड, ऐसे ही सोचो। बाकी इतना तो सारा कुछ हो गया, लेकिन अगर एक और पॉइंट का बात करें तो एक पॉइंट का बात करते हैं तो हम लिखते हैं, देखो द कैटलिस्ट जो है ना अपना, कैटलिस्ट में हमको बड़ा बड़ा लिखने का, आज बड़ा लिखने का मन कर रहा है। छोटा छोटा लिखते लिखते हम थक गए। यहाँ तो एक्सलेटर का काम करेगा, थोड़ा लिखने दो। यहाँ भी ये भी तो लिख देते हैं, कभी बढ़ा देगा कभी घटा देगा। अब लिख रहे हैं द कैटलिस्ट में क्या, मई के बाद जून होगा ना। द कैटलिस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। इतना ही बराबर लिखते हैं रोशन सर। पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इतना ही बराबर लिखते हैं रे। पार्टिसिपेट इन रिएक्शन और प्रोवाइड इट्स सरफेस फॉर द रिएक्शन, और प्रोवाइड इट्स सरफेस फॉर रिएक्शन। अब ये क्या कह दिया भाई? ये क्या कह दिया? गौर से समझो इस पॉइंट को गौर से सब लोग समझोगे अभी, ठीक है? क्या कह दिया? द कैटलिस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और उसके रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दे या फिर घटा दे। मैं कहने का मतलब ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कैटलिस्ट सिर्फ इसीलिए दिया गया हो ताकि उसको रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उसको सरफेस मिले, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उसको वजह मिले, ठीक है? रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए उसको सरफेस मिले, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ याद रखोगे। कैटलिस्ट क्यों यूज़ किया जा सकता है? कैटलिस्ट या तो यूज़ किया जा सकता है एज ए स्लेटर। एज ए स्लेटर कहने का मतलब एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट करवाया जा सकता है। कहने का मतलब या तो उसको पार्टिसिपेट कराया जा सकता है रिएक्शन को स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए, या फिर उसको सरफेस प्रदान करने के लिए। कहने का मतलब सरफेस प्रदान करने के लिए, कहने का मतलब कहेंगे मतलब उसके रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए उस चीज़ पे, मतलब उसके कैटलिस्ट पे, ठीक है? कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। आगे कैटलिस्ट का काम ही एक्सलेट करना कहने का मतलब देख रहे हो, तुम गाड़ी पे बैठो, गाड़ी तो बंद है, एक्सलेटर का काम होता है ना, या तो उसके स्पीड को मतलब अगर गाड़ी चालू है तो या तो उसको स्पीड को घटाओगे या बढ़ाओगे, और अगर गाड़ी बंद है तो उसको मतलब स्टार्ट करने का भी तो काम एक्सलेटर का ही होता है ना रे, है कि नहीं? एक्सलेटर का ही होता है ना। तो वही चीज़ बात कर रहा है, ये प्रोवाइड करता है सरफेस रिएक्शन को। ये पॉइंट सबको क्लियर है? I can change the page. Change the page. Can I change page? I think change the page. कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पेज में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? नीरज कुछ बोल रहे थे? अच्छा, हम आप ही को पूछ रहे थे। प्रिंस को क्या हुआ? ओके ओके, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उससे हम बात कर लेंगे और उसको तो वीडियो मिल जाएगा। रिएक्शन क्या लिख रहे हैं? अ पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए, ठीक है? एंड वहीं पे अगर बात करते हैं और निगेटिव कैटलिस्ट, अभी आपको सारा कुछ हम समझा रहे हैं। कैटलिस्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम बहुत इजी है। डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, और आपको भी क्या याद करना है वो भी याद आपको बताते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? अब देखो, अब क्या बात कर रहे थे हम लोग? क्या बात कर रहे थे रे हम लोग बात कर रहे थे, गौर से देखो अभी रे। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले तो ये आपको याद कर लेना है।
अगर कैटलिस्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, दूसरा कौन सा कैटलिस्ट होगा बताओ जरा, बताओ जरा। निगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव, हाँ, अब पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या काम होगा रे? तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करना होगा कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा रे? बढ़ा देगा। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या काम हुआ रे? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। सबको क्लियर हुआ पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या काम है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना। ओके, हाँ बिल्कुल। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है किसके माध्यम से? रेट ऑफ रिएक्शन को तो रेट ऑफ रिएक्शन पे तो इसका मतलब प्रभाव पड़ता ही है। मतलब वैसे रेट ऑफ रिएक्शन का नहीं, हम लोग तो बात कर रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी पे फर्क पड़ता है किसका? कैटलिस्ट का। बताया था ना, कैटालिटिक कंडीशन की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो सकता है। अभी जस्ट आपको बताए थे किसको किसके मतलब किसके वजह से फर्क पड़ता है, कौन आत्मनिर्भर है कौन नहीं है। तो देखो आपको हम यहाँ पे बताए थे क्या चीज़ के बारे में, यहाँ पे अभी आपको जस्ट हम बता के गए थे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना एक ही चीज़ पे निर्भर करता है, सीसी बोतल पे। सीसी मतलब कैटालिटिक कंडीशन पे। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया कैटलिस्ट? एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट घटा दिया। घटाने की वजह से क्या कर दिया? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। एक्टिवेशन एनर्जी घटा यानी कि कैटालिटिक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। अब ये कैसे हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी घटा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, ऐसा कैसे हो गया? तो आपको ये चीज़ अभी हम आपको क्लियर करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी घटा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। ये किसी को आइडिया नहीं है ना कैसे हो रहा है? अभी जस्ट होगा। देखो उसके बाद क्या कर दिया हम आपको, अब वैसे ही पता है कि निगेटिव कैटलिस्ट क्या कर देता है? निगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अब ऑब्वियस से बात है निगेटिव वाला काम गलती वाला काम करेगा। निगेटिव है मतलब घटाएगा, लेकिन कैसे घटाएगा? निगेटिव वाला इसीलिए घटा रहा ना, निगेटिव वाला इसीलिए घटा रहा है काहे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहा है। कहने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? घटा। उल्टा हो रहा, देख रहे हो? मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा ही हो रहा ना, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो एक्टिवेशन एनर्जी घटता है। ये नहीं कहना चाह रहा है, समझे रे? ये नहीं कहना चाह रहा रे। देखो दोनों चीज समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी घट रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है। उल्टा हो रहा है कि नहीं? तो वही चीज लिखे है, व्युत्क्रमानुपाती है। रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे यही लिखना चाह रहा है। और मेन चीज याद क्या करना है? तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा और निगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो वो चीज़ इसीलिए होता है काहे कि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा या घटा दिया जाता है। वो चीज़ तुमको यहाँ पर से याद कर लोगे। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले आपको हम ये चीज़ बताने वाले हैं कि अपना जो है रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़? एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? वाई? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा क्या चीज़? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा के इज इक्वल्स टू ए इंटू में ई का पावर माइनस ई ए बट्टा में आर टी। ऐसा ही नहीं पढ़ा है? देखो के और ई ए में रिलेशन, सीधा रिलेशन है। अब देखो माइनस है, इसका मतलब क्या होगा? के बराबर में ए बट्टा में ई का पावर ई ए बट्टा में आर टी। अब बताओ, अगर आप ई ए को बढ़ाओगे, ठीक है, देखो आप यहाँ पे गौर से सब लोग समझना। यहाँ पे अगर नहीं समझा मतलब कुछ नहीं समझा। देखो यहाँ पे ई ए दिख रहा, ई ए बट्टा के नीचे में ई का पावर ई ए दिख रहा, ये चीज़ अगर तुम इसको बढ़ा रहे हो मतलब नीचे वाला वैल्यू बढ़ रहा है, और समथिंग बट्टा में अगर नीचे वाला जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है मतलब टोटल का वैल्यू घट रहा है। ये होता है कि नहीं? ये सबको पता है कि नहीं? अगर नीचे वाला बट्टा के नीचे वाला वैल्यू बढ़ रहा है मतलब टोटल का वैल्यू घट रहा है। ये सबको पता है? ये सबको पता है रे? बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो वो भी समझो। जैसे एक है, एक बट्टा दो किए मतलब मतलब एगो सेब है, एक सेब को दो टुकड़ा किए, ये तो ठीक है। अब एक सेब को तीन टुकड़ा किए, वैल्यू घट गया। सेब का टुकड़ा घटेगा ना, छोटा टुकड़ा हो जाएगा ना। एक सेब को चार टुकड़ा करो, एक सेब को पांच टुकड़ा करो, एक सेब को छह टुकड़ा करो। देखो नीचे वाला बढ़ाते जा रहे हो, नीचे वाला बढ़ाते जा रहे हो मतलब टुकड़ा छोटा होता जा रहा है, मतलब वैल्यू छोटा होता जा रहा है। मतलब वैसे ही नीचे वाला अगर बढ़ाते जाओगे, नीचे वाला अगर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? टोटल वैल्यू घटते जाएगा। घटेगा कि नहीं? जैसे सेब का साइज छोटे हो जा रहा था, समझ में आ रहा है? जैसे इसके सेब को और छोटा करो मतलब और टुकड़ा करोगे तो छोटा होगा ना रे। समझ में आ रहा है ये चीज़? सबको क्लियर हुआ? मतलब अगर बट्टा के नीचे वाला चीज़ बढ़ेगा, बट्टा के नीचे वाला चीज़ बढ़ेगा तो टोटल का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल का टोटल वैल्यू घटेगा। तो वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। देखो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर बढ़ाते हैं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा? पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा? अगर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो मतलब ई ए का पावर ई ए बढ़ रहा है, नीचे वाला पूरा वैल्यू बढ़ेगा, और नीचे वाला बढ़ेगा कहने का मतलब टोटल वैल्यू घटेगा, मतलब के का वैल्यू घटेगा। के तो रेट कांस्टेंट है, अगर रेट कांस्टेंट घटा तो रेट घटा। समझ में आया? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाए मतलब रेट घटा। अब एक्टिवेशन एनर्जी घटाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी घटाते हैं
मतलब क्या किए, बट्टा के नीचे वाला चीज़ घटा रहे हैं, बट्टा के नीचे वाला चीज़ घटा रहे हैं। बट्टा के ए बट्टा में ई का पावर ई ए बट्टा में आर टी को, मतलब है ना, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसको घटाएं मतलब ई का पावर में समथिंग है, उसके ई के पावर वाला चीज़ को घटा रहे हैं, ई के पावर वाले चीज़ को यहाँ पे जो है ना इसको घटा रहे हैं, मतलब इसका वैल्यू घटेगा, टोटल का वैल्यू घटेगा। और जब टोटल का वैल्यू घटेगा, कहने का मतलब एक बट्टा में समथिंग है, समथिंग का वैल्यू घट रहा है। अब जब बट्टा के नीचे वाला वैल्यू घटेगा तो टोटल का वैल्यू बढ़ेगा। ये ऐसा क्यों होता है, अब इसको भी समझो। जैसे सेब का एक एग्जांपल दी, वही सेब का एग्जांपल ले लो। एक सेब है जिस सेब का आप 50 टुकड़ा किए हो, उसी सेब को आप क्या किए 49 टुकड़ा किए हो, उसी सेब को आप 48 टुकड़ा किए हो। बताओ कौन सा सेब बड़ा होगा, कौन सा सेब बड़ा होगा। सेब बड़ा वाला आपको इसमें मिलेगा, उससे छोटा इसमें मिलेगा, और सबसे छोटा इसमें मिलेगा। कहने का मतलब जितना ज़्यादा टुकड़ा करोगे उतना कम छोटा सेब मिलेगा, और जितना ज़्यादा मतलब जितना कम टुकड़ा करोगे, मतलब बट्टा के नीचे में धीरे धीरे जब घट रहा होता है तो सेब का वैल्यू बढ़ रहा होता है, सेब का साइज बढ़ रहा होता है। बट्टा के नीचे वाला घटा, बट्टा के नीचे वाला घटा, सेब का साइज बढ़ा, बट्टा के नीचे वाला घटा, सेब का साइज बढ़ा। कहने का मतलब बट्टा के नीचे में अगर एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को घटा रहे हैं मतलब के का वैल्यू बढ़ रहा है, अगर के का वैल्यू बढ़ रहा है तो रेट का वैल्यू बढ़ रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गया सबको। आंसू क्लियर है, आंसू क्लियर है, सोनू, तहसीन, नीरज, सबका क्लियर, विकास क्लियर, ओके। तो इसका मतलब यही ना हो गया, अरे अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी है, ये ना हो गया। मतलब ये अगर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटाएंगे तो बढ़ेगा। समझ में आ गया, इसमें नो तकलीफ। अब नो तकलीफ है तो अगले पेज पे चलो, नो तकलीफ है तो अगले पेज पे चलो, और अगले पेज में आप कुछ भी नहीं देखो, अगले पेज में बस एक चीज़ देखो कि कैटलिस्ट का क्या काम होता है, जो आपको बता चुके हैं पहले भी। व्हाट इज़ कैटलिस्ट, आपको बताए थे। अ कैटलिस्ट, ये पूरा पॉइंट लिखेंगे। अ कैटलिस्ट डज नॉट, आपका लास्ट पॉइंट है ये, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। इट कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट, अ कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम को नहीं अफेक्ट करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है। एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम के स्टेट को, कहने का मतलब ना ही इक्विलिब्रियम को पीछे खींच कर जाता, ना ही आगे लेकर के जाता है। इक्विलिब्रियम के कोई भी चीज़ फर्क नहीं पड़ता है। इट ओनली कैन, इट ओनली हेल्प, इट ओनली हेल्प टू अचीव द इक्विलिब्रियम फास्टर और स्लोअर। समझ में आया क्या, फास्टर और स्लोअर। ये भी कहने का यही मतलब हो गया पूरे के पूरे, इसके मतलब पूरा का पूरा जो ये लाइंस है बड़ा सा, इसका मतलब हो गया ये कोई भी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, रिएक्शन का ना ही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। ये केवल और केवल मदद करता है, क्या चीज़ का मदद करता है, उसके इक्विलिब्रियम को जल्दी से पाने के लिए या फिर स्लो पाने के लिए। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या चाहते हो इससे करवाना, कैटलिस्ट से क्या काम चाहते हो, कैटलिस्ट से आप क्या काम चाहते हो। कैटलिस्ट से अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन स्पीड में करवा दे तो आप पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ कर लो, तो रिएक्शन स्पीड में कंप्लीट कर देगा। वहीं पे आप चाहते हैं कैटलिस्ट से क्या करें, रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर दे, और जब रिएक्शन की स्पीड को स्लो करना चाहते हो तो निगेटिव कैटलिस्ट यूज़ कर लो। समझ में आया क्या, सब कुछ समझ में आया, ये टॉपिक क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है सबको, ओके। और ओके ओके ओके, अपना पूरा का पूरा आज की क्लास को कवर कर दिया एंड सबको अच्छे से क्लियर हो गया। एंड आज हम फिर से ये चीज़ बोलेंगे कि इस वीडियो को क्या किया जाए रे। अच्छा पहले थैंक यू तो बोल ले, थैंक यू गाइस। और इस वीडियो को क्या क्या करना है ज़रा फिर से बोलो रे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और फिर क्या करना है रे, एक चीज़ और बच गया, हाँ बिल्कुल, कमेंट बच गया। अच्छा आप सब लोग कौन कौन नहीं करते हो सब लोग करो, और सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करना भी है, फॉलो भी करना है, वेरी गुड। और आप सब लोगों को मतलब ये चीज़ करना कब से चालू कर रहे हो, सब लोग फटाफट करो, वीडियोस देख के छोड़ना नहीं है, वीडियोस देख करके उसको सब्सक्राइब तो मतलब सब लोग कर ही लिए होगे, फिर भी श्योर कर लेना। और भी जितने आईडीज़ वाईडीज़ है सबसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर तो करना है, लाइक को बटन तो दबाना ही है, लाइक के बटन को तो दबाना ही है, ज़बरदस्ती दबाना है, ठीक है। और जितना ज़बरदस्त जितना ज़ोर से दबाना दबाओ, तोड़ फोड़ दो लाइक के बटन को, ठीक है, जैसे तोड़ना फोड़ना है। और क्या करना है, अरे हाँ ये चीज़, कमेंट नहीं भूलना है, कमेंट नहीं भूलना है, लाइक नहीं भूलना है, लाइक के बटन को तोड़ फोड़ दो, उसमें क्या ही दिक्कत है, बगल में है उसको मारो जोर से, बस।
और इतना सारा काम हो गया। और क्या चीज़ है, और हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है ऑर्गेनिक का, और ऑर्गेनिक में देखते हैं क्या स्टार्ट किया जाता है, एंड बहुत मज़ेदार होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री का जो ये पहला चैप्टर का जर्नी था हम लोगों का, ये खत्म हो गया। आई थिंक आपका फिजिकल केमिस्ट्री में दो दो चैप्टर खत्म हो चुका है। कौन कौन सा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आपका खत्म हो चुका है एक सॉल्यूशन, पूरे अच्छे से खत्म हुआ है। एंड दूसरा खत्म हुआ केमिकल काइनेटिक्स, वो तो बहुत ही अच्छे से खत्म हुआ, इतना लंबा चला है कि बस वो सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लोगे तो इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये थ्योरी इनफ है। इतना थ्योरी अगर आपको क्लियर हो जाता है देन आपका जेई नीट एंड जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम से सारा कुछ हो जाएगा। और बात रहा है क्विज, जो कि हम लोग बहुत कम क्विज किए हैं, जितना ही क्विज किए हैं वो बेसिक्स का क्विज था। एंड हम लोग अब क्विज करेंगे कम्पिटिटिव क्विज, एंड आपको थोड़ा सा आपके जो ये चीज़ है आपके सिलेबस का, बोर्ड्स का, ये सारा क्विज करेंगे। और वो चीज़ क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा डिवाइड भी करने वाले हैं। किस चीज़ को डिवाइड करने वाले हैं, बोर्ड्स के प्रिपरेशन को और जेई के प्रिपरेशन को। बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हाँ ये बोर्ड्स के रिलेटेड है, और जेई के प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको मिलेंगे ये जेई से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोगों को इससे में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। और क्या कहें, ये सारा कुछ ठीक है। एंड बाकी आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक सरप्राइज आने वाला है, वो चीज़ देखिए क्या आने वाला है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।